हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब से आपको जो आपका ये सब्जेक्ट है इसकी सारी यूनिट की वीडियोस मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको पांचों की पांचों यूनिट जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई हैं, जो कंटेंट, वो सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाने वाला हूं अपने खुद के नोट्स में से। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमें देखनी है जो हमारी यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है आपका मैनेजरल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमें इस यूनिट को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि आपका इसमें सिलेबस क्या क्या आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया है एग्जाम के लिए, जो आपके रिलेवेंट है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले की जो चारों यूनिट है वो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में चारों यूनिट अपलोड मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में चारों यूनिट देख सकते हैं, वो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी हैं। तो देखिए, सिलेबस में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। इसमें यूनिट नंबर 5 में मैनेजिंग फाइनेंस, अंडरस्टैंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, मार्केटिंग मिक्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इतना कंटेंट आपको कवर करना है। हो सकता है 2 पार्ट बने वीडियो के, या फिर एक में भी कवर होएगा, जितना भी होगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजिंग फाइनेंस। फाइनेंस मैनेज करने का क्या मतलब होता है? तो फाइनेंस इज अ ब्रॉड फील्ड दैट डील विद मैनेजमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंस के अंदर क्या आता है आप किस तरीके से मनी को, इन्वेस्टमेंट को और बाकी जो भी फाइनेंशियल एसेट होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनके साथ कैसे डील करते हैं, वो कहलाता है फाइनेंस। It encompasses various activity related to creation, allocation and utilization of financial resource to achieve financial goal and objective। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? क्रिएट करना, एलोकेट करना और यूटिलाइज करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। तो वह कहलाता है आपका मैनेजिंग फाइनेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस नीड। फाइनेंस नीड्स को हमने कितने तरीकों में क्लासिफाई कर रखा है? तो देखिए, पहली आती है फिक्स्ड कैपिटल नीड्स। तो द मनी इन्वेस्टेड इन सम फिक्स्ड एसेट्स और ड्यूरेबल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। जो मनी को हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स या फिर ड्यूरेबल एसेट्स के अंदर, या जैसे कि लैंड के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, मशीनरी में, इक्विपमेंट में और फर्नीचर में जो हम पैसा लगाते हैं, उसे कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। These assets are required for permanent use, that is for long period of time। ये जो एसेट्स हैं ये हमें परमानेंट यूज के लिए चाहिए होते हैं और हमारे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। दूसरी फाइनेंस की जरूरत होती है हमें वर्किंग कैपिटल नीड के लिए। तो द मनी इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, डेटर एटसेट्रा इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ऐसी मनी जो हमारे करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल में लगा हुआ पैसा, फिनिश्ड गुड्स में और डेटर के साथ जो पैसा है, वो कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। इन अदर वर्ड, मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ऐसी मनी जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जरूरत पड़ती है बिजनेस के और एंटरप्राइज के, उसे कहा जाता है आपकी वर्किंग कैपिटल नीड। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड। तो दीज आर फंड नीडेड टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और एक्सपेंस टिपिकली विद इन अ ईयर। ऐसा फंड जिसकी जरूरत हमें किस लिए पड़े? हमारी शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है उसे पूरी करने के लिए पड़े, जैसे कि जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म का ऑब्लिगेशन का 1 साल का हो, तो उस फंड को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री परचेज, पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एटसेट्रा। क्या क्या वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है इन्वेंट्री की परचेज के लिए, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म नीड। नेक्स्ट टाइप का है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड आर फंड रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड अ ईयर। ऐसे फाइनेंस की नीड जो कि हमें किस लिए पड़ती है? ऐसा फंड जो कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिसका यूज हम 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए करते हैं, वो कहलाता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है? परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए जो फंड चाहिए होता है। एक्सपेंडिंग ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए जो फंड चाहिए होता है। फंडिंग मेजर कैपिटल प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो आता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड में। तो ये आपके 4 तरीके की फाइनेंस नीड होती है: फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। जो ये हमारी फाइनेंस की नीड होती है, इन्हें हम कहाँ से फंड करते हैं, मतलब किन किन सोर्सेज से हम पैसा रेज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेफर्स टू फंड जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के पास से फंड को जनरेट करे तो वो कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस कैन इंक्लूड रिटेन अर्निंग, डेप्रिसिएशन फंड एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू जनरेट कैश इंटरनली। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, जो आपकी रिटेन अर्निंग्स होती हैं वो, डेप्रिसिएशन फंड होता है उसमें से, या फिर कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाए जिससे इंटरनली कैश को जनरेट किया जा सके। तो ये होती हैं आपकी इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले रिटेन अर्निंग क्या होती है, तो प्रॉफिट दैट आर री इन्वेस्टेड बैक इनटू द बिजनेस फॉर एक्सपेंशन और अदर पर्पस। जो प्रॉफिट हमने इस साल में अर्न करा उसे हम दोबारा बिजनेस में लगा दे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो हो जाता है आपकी रिटेन अर्निंग के थ्रू फाइनेंसिंग। डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है, फंड जनरेटेड बाय सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू रिप्लेस डेप्रिसिएटिंग एसेट्स। ऐसा फंड जो हम प्रॉफिट में से निकालकर अलग रखते चलते हैं कि जब हमारा जो ये डेप्रिसिएबल एसेट है ये खत्म हो जाएगा तब हम इस फंड का यूज करके उस एसेट को रिप्लेस कर लेंगे। तो उस फंड का यूज कर लें जब हम फाइनेंसिंग के लिए तो वो कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन फंड। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में तो इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश एसेट एंड लायबिलिटी टू जनरेट कैश इंटरनली। जब हम करंट एसेट और लायबिलिटी का एफिशिएंटली मैनेजमेंट करें किस लिए, कैश को इंटरनली जनरेट करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस के एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से फंड को ऑब्टेन करें तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। दिस कैन इंक्लूड बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इशूइंग इक्विटी और डेट सिक्योरिटी और सीकिंग फंड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग लें, इक्विटी इशू करें, डेट सिक्योरिटीज इशू करें या फिर एक्सटर्नल इन्वेस्टर से फंडिंग ले, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग लेना मतलब बैंक लोन हो गया, तो ऑब्टेनिंग बैंक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फंड बिजनेस ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट, ये होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। फिर इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, इसमें क्या होता है, इशू शेयर ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी टू इन्वेस्टर इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल। कैपिटल के बदले में कंपनी के शेयर इन्वेस्टर को इशू कर देना, वो कहलाता है आपका इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, बोरोइंग मनी थ्रू बॉन्ड, डिबेंचर एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट टू फाइनेंस ऑपरेशन और प्रोजेक्ट। ऑपरेशन और प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए मनी बोरो करना किसके थ्रू, बॉन्ड, डिबेंचर और डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वो कहलाता है आपका डेट फाइनेंसिंग। और क्राउड फंडिंग के थ्रू एक होता है, तो रेज फंड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और वेंचर। जब हम एक लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से फंड रेज करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसके लिए हमें क्या करना हो, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए वो फंड हमने इकट्ठा करा है, तो वो कहलाता है आपका क्राउड फंडिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका फंडिंग फाइनेंस का, कि फाइनेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और हमारे को क्यों क्यों जरूरत होती है फाइनेंसिंग की। फिर आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंस यूज्ड बाय कंपनी टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड ग्रोथ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मिक्स होता है डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग का, जिसका कंपनी यूज करती है अपने ऑपरेशन को फंड करने के लिए और उस अपने आप की ग्रोथ के लिए, तो वो कहलाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर डेट भी आ जाता है और इक्विटी भी आ जाती है। इट रिप्रेजेंट द वे इन विच अ कंपनी फाइनेंस इट्स एसेट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन इक्विटी। ये क्या है, एक तरीके का तरीका है जिसके थ्रू कंपनी फाइनेंस करती है अपने एसेट को, किसके थ्रू, डेट के थ्रू, प्रेफर्ड स्टॉक के थ्रू और कॉमन इक्विटी के थ्रू। सिंपल वर्ड में अगर कहें हम तो एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंसिंग मिक्स इनकरिंग द लीस्ट कॉस्ट बट यील्डिंग द मैक्सिमम रिटर्न। एक कैपिटल स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तब कहेंगे जब उसकी जो कॉस्ट हो वो कम हो और जो उससे मिलने वाली रिटर्न है वो ज्यादा हो, तो वो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। इट ऑब्टेन व्हेन द मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम। ये कब ऑब्टेन होता है, जो मार्केट वैल्यू पर शेयर होती है वो मैक्सिमम होती है, तब हमें ये एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। पहला आता है हमारा बिजनेस रिस्क। तो द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद कंपनी ऑपरेशन कैन इन्फ्लुएंस इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के ऑपरेशंस में कितना रिस्क एसोसिएट है उससे भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है। कंपनी विद हाई बिजनेस रिस्क में यूज लेस डेट टू अवॉइड फाइनेंस डिस्ट्रेस इन केस ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। ऐसी कंपनी जिनका पहले से ही बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है वो डेट्स के थ्रू फाइनेंसिंग कभी नहीं करती हैं, क्योंकि इससे आगे चलकर उनका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बढ़ जाता है।
नेक्स्ट होता है आपका फैक्टर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो कंपनी विद स्टेबल कैश फ्लो एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसी कंपनी जिनका जो कैश फ्लो है वो स्टेबल होता है और जो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है वो स्ट्रांग होती है, ऐसी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबली वे में चूज कर लेती हैं। दे में एबल टू टेक ऑन मोर डेट विदाउट रिस्किंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो वो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा वो डेट ले सकती हैं और डेट के थ्रू फाइनेंसिंग अपनी कर पाती हैं। नेक्स्ट है टैक्स कंसीडरेशन। तो डेट फाइनेंसिंग ऑफर टैक्स एडवांटेज एज इंटरेस्ट पेमेंट आर टैक्स डिडक्टेबल व्हाइल डिविडेंड ऑन इक्विटी आर नॉट। टैक्स का भी ध्यान रखकर डेट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करा जाता है, मतलब टैक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डेट होता है वो उससे टैक्स एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो डेट के पर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। वहीं अगर हम देखें तो डिविडेंड जो होता है वो ऐसा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता है। तो इस वजह से कंपनीज टैक्स, अगर कोई टैक्स देखकर कंपनी डेट लेती है तो वो डेट को प्रेफर करेगी। कंपनीज में चूज टू यूज डेट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस टैक्स बेनिफिट। तो कंपनी डेट लेती है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी एम टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देयर ऑपरेशन। कंपनीज और क्या चीज ध्यान में रखती हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो कम से कम हो। द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन दैट मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे मिनिमाइज कम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो कंपनीज विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में चूज टू यूज मोर इक्विटी फाइनेंसिंग टू अवॉइड द बर्डन ऑफ हाई डेट पेमेंट दैट कुड रिस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर ग्रोथ। ऐसी कंपनी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है जिनके पास वो इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग करना जरूरी समझती हैं, क्योंकि अगर वो डेट लेती हैं तो फिर उन्हें आगे फ्यूचर में चल के डेट की पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी एक लाइबिलिटी उनके ऊपर रहेगी। लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो अपने फंड को इजीली अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। सिक्स्थ फैक्टर है आपका मार्केट कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स हो गए, इन सब से भी जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है। कंपनी में एडजस्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। कंपनी अपने चेंजिंग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट एंड रिक्वायरमेंट में आल्सो इंपैक्ट द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट मतलब जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वो, उसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है। सर्टेन इंडस्ट्री में हैव स्पेसिफिक रेगुलेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग, क्योंकि जो कुछ कंपनीज होती हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती हैं किस चीज से रिलेटेड, डेट, इक्विटी और फाइनेंसिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके 7 फैक्टर मैंने आपको बताए जो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके ऊपर आप किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन क्या लिया जाएगा, मतलब कितना डेट लेना है, कितनी इक्विटी लेनी है, वो इन 7 फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस ट्रेड ऑफ बिटवीन द बेनिफिट ऑफ हाई लिवरेज एंड द कॉस्ट ऑफ हाई लिवरेज। जो डिफरेंस होता है आपका कि बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको आपके उससे इन्वेस्टमेंट से, और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है आपको इन्वेस्टमेंट की, फंड की, वो चीज को कहा जाता है एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें बेनिफिट ज्यादा मिले और आपकी जो कॉस्ट हो कैपिटल को फंड करने की वो कम से कम हो। द बेनिफिट ऑफ हाई लिवरेज इंक्लूड टैक्स डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड लो कॉस्ट ऑफ डेट इन रिलेशन टू इक्विटी। बेनिफिट क्या होता है हाई लिवरेज का, इसमें जो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट होती है उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और जो आपकी डेट की कॉस्ट होती है वो लो होती है। द कॉस्ट ऑफ हाई लिवरेज इंक्लूड हाई रिस्क ऑफ ऑल इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। लेकिन हाई लिवरेज के अंदर आपका जो रिस्क होता है वो भी हाई होता है इन्वेस्टर का, और पोटेंशियल कॉस्ट होती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वो भी हाई होती है। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब बात आती है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट की जो कि है कैश मैनेजमेंट का। तो कैश मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज कैश फ्लो इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, कलेक्टिंग, डिसबर्समेंट एंड इन्वेस्टिंग कैश टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ फंड। कैश मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने कैश फ्लो को मैनेज करती है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मॉनिटर करना, कलेक्ट करना, डिसबर्स करना और इन्वेस्ट करना, किस चीज को, कैश को ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और फंड का एफिशिएंटली यूज करने के लिए, वो चीज कहलाता है आपका कैश मैनेजमेंट। द प्राइमरी मोटिव ऑफ कैश मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट कंपनी हैज इनफ कैश ऑन हैंड टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन व्हाइल आल्सो मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन एक्सेस कैश।
जो प्राइमरी मोटिव होता है कैश मैनेजमेंट का वो क्या होता है कि कंपनी के पास इनफ कैश हो कि वो अपनी शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस है उन्हें मीट आउट कर सके और साथ में जो एक्सेस कैश है उस पर उसे रिटर्न भी मिलता रहे। वो चीज कहलाती है आपकी एक ऑप्टिमम कैश मैनेजमेंट। कैश को मैनेज करने का मोटिव क्या क्या होता है, तो सबसे पहला आता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव। तो इट इज मोटिव इन विच कैश और नियर बाय कैश इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग टू मीट द डेली कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर क्या मोटिव आता है कैश मैनेजमेंट का कि कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो अपनी डे टू डे ऑपरेशंस की जो भी रिक्वायरमेंट है कैश की उन्हें मीट आउट कर पाए। सच कैश रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी टू मेक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस टू लेबर, पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इन कैश रिक्वायरमेंट में जो ये ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर जो आपकी कैश रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या-क्या चीजें आ जाती हैं आपकी रॉ मटेरियल की परचेज के लिए पैसा, वेजेस की पेमेंट के लिए पैसा, डे टू डे एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए पैसा, टैक्सेस, इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट के लिए पैसा। ये सारे आते हैं आपके ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर कैश की रिक्वायरमेंट। फिर होता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है, सच कैश मोटिव फुलफिल द नीड ऑफ अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी एंड कंडीशन। कैश का वो मैनेजमेंट जिस जो किस लिए करा जाए, अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी और इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए करा जाए, फुलफिल करने के लिए किया जाए, तो वो कहलाता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसे कि फ्लड आ गई, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया या इमरजेंसी आ गई, उस केस में जो फंड की मैनेजमेंट होता है कैश का मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव फॉर होल्डिंग कैश इज ग्रैब द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी जनरेटेड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है कैश को होल्ड करने का कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल मिले आउटसाइड एनवायरनमेंट में तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसका एडवांटेज गेन किया जा सके, तो वो आता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंपनसेटिव मोटिव। तो बैंक प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द एंटरप्राइज लाइक चेक क्लियरेंस, ट्रांसफर ऑफ फंड एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक क्या करती हैं, कई सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैंगी, जैसे कि चेक क्लियरेंस की सर्विस, ट्रांसफर ऑफ फंड की सर्विस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो टू कंपनसेट बैंक फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश इज रिक्वायर्ड सच एज कैश फुलफिल द कंपनसेटिंग मोटिव ऑफ द बिजनेस। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए कंपनी को बैंक को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। उसी पेमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए जो कैश की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग मोटिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके चार मोटिव होते हैं जिनके लिए कैश को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट इंक्लूड। एक इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है, तो सबसे पहले इंप्रूव्ड लिक्विडिटी। तो बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग कैश फ्लो अ कंपनी कैन इंश्योर दैट इनफ कैश ऑन हैंड टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल नीड। एक एफिशिएंटली मैनेज कैश फ्लो वही होता है जिसमें कंपनी ये इंश्योर करे कि कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस की नीड्स को फुलफिल कंप्लीट कर पाए, बिल्स को पे कर पाए टाइम पर एंड टेक एडवांटेज ऑफ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका एडवांटेज ले पाए, वो आता है आपका इंप्रूव्ड लिक्विडिटी में। नेक्स्ट बेनिफिट होता है इसका रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट। तो बाय ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो एंड मेंटेनिंग एडुकेट लिक्विडिटी अ कंपनी में एबल टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन कॉस्टली शॉर्ट टर्म बोरिंग टू कवर कैश शॉर्टफॉल। क्या बोला है, अपने कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज तरीके से मैनेज करके कंपनी क्या करती है, लिक्विडिटी मेंटेन करके रख पाती है, जिससे कंपनी को क्या होता है, उसकी रिलायंस होती है जो कॉस्टली शॉर्ट टर्म बोरिंग पर वो कम हो जाती है और कैश का शॉर्टफॉल भी कम होता है, जिससे उसकी जो ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है इनहांस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट कैन लीड टू इंप्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, मिनिमाइजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन एक्सेस कैश थ्रू इन्वेस्टमेंट। अगर एक इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट होगा तो उससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है कंपनी की, जिसके अंदर वो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है, तो उसका जो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट मिनिमाइज हो जाती है और जो रिटर्न होता है एक्सिस कैश पर वो मैक्सिमाइज मिलने लगता है, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो हैविंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन कैश फ्लो अलाउ कंपनीज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर कंपनी के पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगी कि कैश फ्लो कितना है कंपनी का, तो कंपनी अपने डिसीजन इजीली ले पाएगी किस चीज से रिलेटेड, की कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने एक्सपेंसेस करने हैं और कितनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, इस चीज से रिलेटेड डिसीजन इजीली हो पाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को बेटर डिसीजन मेकिंग में भी कैश फ्लो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका मिटिगेशन ऑफ रिस्क। तो कैश मैनेजमेंट हेल्प कंपनी मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद कैश शॉर्टेज, मार्केट फ्लक्चुएशन एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न बाय मेंटेनिंग एडुकेट रिजर्व एंड मैनेजिंग कैश फ्लो इफेक्टिवली।
कैश मैनेजमेंट कंपनी की उनके फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल रिस्क में आपके कौन-कौन से रिस्क आ जाते हैं? कैश की शॉर्टेज होना, मार्केट फ्लक्चुएशन होना, इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम पर एडुकेट रिजर्व बना के रखना, जिससे क्या हो कैश को मतलब इन रिस्क को मिटिगेट करा जा सके। और ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब कैश का इफेक्टिवली मैनेजमेंट होता है आपका। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। तो स्ट्रीमलाइन कैश मैनेजमेंट प्रोसेस कैन लीड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, रिड्यूस एडमिन कॉस्ट एंड इंप्रूव्ड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। क्या बोला है? अगर स्ट्रीमलाइन कैश मैनेजमेंट प्रोसेस होगा तो इससे क्या होगा? एफिशिएंसी, ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट इनहांस्ड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर। तो मेंटेन स्ट्रॉन्ग कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन instill confidence in investor, creditor and other stakeholder by demonstrating financial stability and responsible financial management। क्या बोला है? अगर स्ट्रॉन्ग कैश मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टर का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, क्रेडिटर का, स्टेक होल्डर का, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंपनी में और कंपनी अपने फाइनेंस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर पा रही है। तो ये आपके बेनिफिट हो जाते हैं कि एक इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं आपके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का। अभी हमने देखा कैश मैनेजमेंट क्या होता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या होता है, अब है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं किस चीज को, कॉस्ट को, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉस्ट है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से एलोकेट हो रखे हैं और वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। इसके अंदर क्या आता है आपका? आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और मैनेज करना कॉस्ट को एंटायर लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के थ्रू, जिससे क्या हो एक इफेक्टिव कॉस्ट की डाटा कंपनी के पास आ जाए और वो उसे इजीली मैनेज कर पाए। तो ये चीज होती है आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर, आइडेंटिफाई करा जाता है, एनालाइज करा जाता है और मैनेज करा जाता है कॉस्ट को। द कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब कॉस्ट मैनेजमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉस्ट एस्टिमेशन। तो एस्टिमेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, इंडस्ट्री बेंचमार्क एंड एक्सपर्ट जजमेंट। सबसे पहले हमें कॉस्ट जाननी होती है कि किसी प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट या सर्विस में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है और वो हम किसकी मदद से जानते हैं? या तो हिस्टोरिकल डेटा की मदद से, या इंडस्ट्री के बेंचमार्क की मदद से, या एक्सपर्ट के जजमेंट की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट प्लानिंग। तो डेवलपिंग अ बजट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान दैट आउटलाइन हाउ कॉस्ट विल मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कॉस्ट प्लानिंग के अंदर क्या आती है? बजट डेवलप करना, कॉस्ट मैनेजमेंट को प्लान करना, जिससे क्या हो ये आउटलाइन निकल के आए कि कितनी कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होगी और हमें इसको कहाँ से फंड करना है। फिर आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल। तो मॉनिटर एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट बजटेड कॉस्ट, आइडेंटिफाई वेरिएंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू कीप कॉस्ट विद इन बजट। उसके बाद हमें क्या करना होता है? एक्चुअल कॉस्ट को मॉनिटर करना होता है, उसे कंपेयर करना होता है बजटेड कॉस्ट के साथ। अगर कोई वेरिएंस है तो उसे आइडेंटिफाई करना होता है और करेक्टिव एक्शन लेना होता है उस वेरिएंस को खत्म करने के लिए। तो ये आपके 3 स्टेप होते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट में। सबसे पहले कॉस्ट को एस्टिमेट करना कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, फिर कॉस्ट को प्लान करना कि उस कॉस्ट को हम फंड कहाँ से करेंगे और किस तरीके से उसे मॉनिटर वगैरह करेंगे। उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करना है, जिसमें सबसे पहले मॉनिटर करेंगे कॉस्ट को, उसके बाद कंपेयर करेंगे, कोई अगर डेविएशन है, वेरिएंस है तो उससे फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है। इसके अलावा 2 स्टेप और होते हैं आपके कॉस्ट रिडक्शन। तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस कॉस्ट थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सप्लायर नेगोशिएशन एंड अदर कॉस्ट सेविंग मेजर्स। ये 4th स्टेप में क्या होता है? ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है हमें कि किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रोसेस को इम्प्रूव करके, सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करके, या फिर कॉस्ट सेविंग मेजर्स अपनाकर। तो ये आपका होता है कॉस्ट रिडक्शन। फिर 5th होता है आपका कॉस्ट एनालिसिस। तो एनालाइजिंग कॉस्ट डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, पैटर्न एंड एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस।
कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है, हमें एनालाइज करना होता है कॉस्ट डेटा का, जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए, हमें किन एरियाज में इंप्रूवमेंट करनी है कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो कहलाता है आपका कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 स्टेप होते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में। एडवांटेज क्या होता है आपका एक इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट से इंप्रूव होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बॉटम लाइन। कॉस्ट को कंट्रोल करके और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती सकती हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसका नेक्स्ट बेनिफिट, तो ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्टिवली मैनेज कॉस्ट कैन ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिवली तरीके से अपनी कॉस्ट को मैनेज कर पाती हैं, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर सेल कर पाती हैं, जिससे उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग, तो कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनेबलिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट और क्या प्रोवाइड करवाता है, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, जिससे क्या इनेबल हो पाता है, कंपनी एक बेटर डिसीजन ले पाती है अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, तो एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट रिसोर्स मोर इफेक्टिवली, इंश्योरिंग दैट दे आर यूज्ड अप इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट से और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट कर पाएंगी, इंश्योर कर पाएंगी कि वो मोर प्रोडक्टिव वे में एलोकेट हो रखे हों और उनसे ज़्यादा रिटर्न आपका मिले। नेक्स्ट है इनहांस्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कॉस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से होगा तो फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे क्या होगा, मेकिंग इट मोर रेजिलिएंट टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, जो कि उसे इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ नहीं जाने देगी। तो ये आपके 5 बेनिफिट बता दिए मैंने आपको कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कॉस्ट को मैनेज करने के। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के। देखिए चैलेंजेस में आपके क्या क्या आते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैनेजिंग कॉस्ट इज अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट विद मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर एंड वेरिएबल कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। कॉस्ट को मैनेज करना है क्योंकि जो बिजनेस हैगा वो डायनेमिक बिजनेस होता है, अब उसके अंदर कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट कई क्योंकि कई सारे तरीके के कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, कई सारे तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, तो उन सारी चीजों के साथ कॉस्ट को मैनेज करना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस टू चेंज, तो इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव में फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय हु आर कंफर्टेबल विद एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ रिलक्टेंट टू चेंज। क्या बोला है, अगर हम कोई न्यू कॉस्ट मैनेजमेंट का इनिशिएटिव ला रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉय भी रेजिस्ट कर सकता है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से नो हाउड होता है, तो वो नए प्रोसेस को अपनाने के लिए रेजिस्ट कर सकता है, तो इस वजह से ये एक रेजिस्टेंस भी हो जाता है चेंज में। फिर आता है डेटा एक्यूरेसी, तो इंश्योरिंग दैट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट डेटा कैन बी चैलेंज स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। क्या बोला है, नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ डेटा, की जो डेटा हमें अवेलेबल होता है कॉस्ट से रिलेटेड, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो डाटा एक्यूरेट है और रिलायबल है, क्योंकि अगर डेटा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होगा तो उससे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा होता है कॉस्ट का वो बहुत ही हाई लार्ज वॉल्यूम में होता है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेटी और रिलायबिलिटी पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और इसी वजह से ये भी इसका एक चैलेंज बन जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, तो एक्सटर्नल फैक्टर सच एज मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंज एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैन इम्पैक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एफर्ट एंड पोस्ट चैलेंज टू कॉस्ट कंट्रोल। एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं आपके, जैसे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी हो गई, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में चेंज, मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज, इससे भी क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस होता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक चैलेंज ये बन जाता है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग कॉस्ट रिडक्शन विद क्वालिटी, तो स्ट्राइकिंग अ balance between reducing cost and maintaining quality standard can be a challenge for organizations seeking to cut expense without compromising on product or service quality। क्या बोला है, अब कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमारा क्या होता है, ज्यादातर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि कॉस्ट भी कम हो जाए और क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है,
क्योंकि अगर कॉस्ट हमें कम करनी है तो उसके लिए क्वालिटी के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है आपका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये था आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट। यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ तक का कंसेप्ट कवर कर लिया है। इससे आगे जो आपका मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है और बाकी का जो भी कंटेंट रह गया है वो आपका वीडियो के पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे हम। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।